In this video, we are going to talk about discoveries of our ancestors about science, astronomy, astrology, yoga, and meditation, and in the field of medical science also. So, without wasting time, let's get started. Firstly, we talk about mathematics and astronomy. हमारे सबसे पहले मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है बोध्यान जी का। बोध्यान जी हमारे पहले इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। इंडियन मैथमेटिशियन एज यूजुअल वैल्यू ऑफ पाई इज डिस्कवर्ड बाय हिम, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इनकी पाई की वैल्यू को जो है रीडिस्कवर कर लिया और नाम अपना लगाया। कि उन्होंने नहीं किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये रोल आता है। पाइथागोरस थ्योरम की खोज भी इन्होंने की थी। ये पाइथागोरस थ्योरम से बहुत पहले की बात है कि इनके किसी आर्टिकल या फिर एक श्लोक में, बुक में इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ मिला था जो कि रियल में ही पाइथागोरस थ्योरम को दर्शाती थी। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आर्यभट्ट। आप सब आर्यभट्ट को जानते ही होंगे। आर्यभट्ट वही जिन्होंने जीरो की खोज की थी। ये इतने खतरनाक एस्ट्रोनॉमर थे, हमारे साइंटिस्ट जी थे। इन्होंने 23 की एज में एक बुक लिख दी थी दैट इज कॉल्ड एज आर्यभट्टा, इन विच जिसके अंदर हमारे पास एस्ट्रोनॉमी के बारे में नॉलेज थी, मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज थी। ये ऐसे आदमी जिन्होंने सबसे पहले जीरो की खोज की थी। ये इन्होंने अप्रोक्स वैल्यू, इन्होंने 3.14 वैल्यू ऑफ पाई इज डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट। और इन्होंने ये भी बताया था कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये लोग बता पा रहे थे ये बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। एंड फिर भी आप लोग सोचते हो कि हम इंडिया से हैं, इंडिया में इतना साइंस का कोई जानता नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो इंडिया ही ग्रो कर रहा है, ग्रो करता आ रहा है साइंस में। बट वो सब नॉलेज हमारी वेदास में है जो कि हमसे अब हम नहीं पढ़ पा रहे हैं ड्यू टू इंग्लिश मीडियम, जो हमारा यूके का, जो ब्रिटिश का जो हमारा स्टडी कल्चर है, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और हम 1975 में भी ड्यू टू आर्यभट्ट की इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से 1975 में भी इनके नाम पर क्या छोड़ी गई, सैटेलाइट छोड़ी गई। हमारी इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट इज मतलब लॉन्चेज एट 1975, जो कि 1975 में छोड़ी गई थी। इसका नाम रखा गया था द आर्यभट्टा, नेम इज कॉल्ड एज आर्यभट्टा। और लॉट ऑफ मैथमेटिशियंस लाइक ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, इनकी डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा ही अनबिलीवेबल थी, क्योंकि उस ज़माने में ऐसी डिस्कवरीज करना ऑलमोस्ट सोचना भी बहुत मुश्किल था कि ना ही इतने रिसोर्सेज होना। मेनली इनकी डिस्कवरीज को कहीं ना कहीं छुपा दिया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमारे आज के समय में, नासा भी ये भी प्रूव है कि नासा भी आज के समय में हमारे वेदास को पढ़कर नॉलेज ले रहा है अबाउट यूनिवर्स, साइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ knowledge about things. Let's talk about science. कनाद एक पहले इंडियन थे। कनाद एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी। इनके बारे में लिखा गया है कि इनके दिमाग में चलता रहता था एटम्स के बारे में सोचते रहते थे। देन इन्होंने एक उसको क्षणु के नाम से पुकारा है अपने श्लोक वगैरह में। और जो इनकी एटॉमिक थ्योरी है वो आज की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से बिल्कुल सिमिलर है, मेनली सिमिलर है, मोस्ट ऑफ दैट इज सिमिलर। मतलब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत बाद में आई, लेकिन जो हमारे कनाद थे वो बहुत पहले आ चुके थे। यानी कि हमारे यहाँ के जो योगी थे, मेडिटेशन करने वाले लोग थे, इनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज थी जो बाद में जाके वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रीडिस्कवर की थी। नेक्स्ट इज नागार्जुना, जो कि 10th सेंचुरी में पैदा हुए थे। नागार्जुना एक 10th सेंचुरी में पैदा हुए थे। इन्होंने गोल्ड प्लेटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। इन्होंने क्या सोचा था कि हम ना कचरे से गोल्ड बना सकते हैं। इन्होंने ये ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया। ये नहीं पॉसिबल कर पाए इस चीज़ को। लेकिन आज इन्होंने गोल्ड प्लेटिंग टेक्नोलॉजी बना दी, जो कि आज भी यूज़ होती है ज्वेलरी को बनाने में, इमिनेशन गले की ज्वेलरी को बनाने के लिए, जो आज भी यूज़ की जाती है। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस की फील्ड में भी हमारे ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से, दो तरीके से ट्रीटमेंट होते थे। फर्स्ट इज आयुर्वेदा, सेकंड इज सर्जरी। अत्रे ऋषि के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जो कि सबसे पुरानी ओल्डेस्ट बुक मेडिकल साइंस पर इन द वर्ल्ड। यानी कि अत्रे ऋषि जी ने एक बुक लिखी थी जो कि सबसे पुरानी है आज के समय में वर्ल्ड के अंदर मेडिकल साइंस पर, जो कि बेस्ड है। चर्क जी ने चर्क संहिता लिखी थी, जो कि कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, जिन्होंने बताया कि बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बताया, किस तरीके से इसके कॉजेज होते हैं और किस तरह से इसकी मतलब फैलती कैसे है और किस तरीके से इसके ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, जो कि आज भी रिलेवेंट है। देख सकते हो आप लोग।
और नेक्स्ट इज सुश्रुत, इनका तो नाम आपने सुना भी होगा, बुक नेम सुश्रुता। ही इज़ द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड प्लास्टिक सर्जरी एंड ओपथेल्मिक सर्जरी। ओपथेल्मिक सर्जरी आँख से रिलेटेड होती है। संहिता विच अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, इसके अंदर 1000 डिजीज़ के बारे में लिखा गया था और 700 मेडिकल प्लांट्स के बारे में लिखा गया था, जो कि आज भी अगर हम देखें ना रिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है। कोई आज भी लोग उससे दवाइयाँ बना रहे हैं। आज की दवाइयाँ इन सभी प्लांट्स के बेस पर ही बन रही हैं, जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने पहले ही डिस्कवर कर ली गई थी। लेट्स टॉक अबाउट सम गट इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंस। टाइम डिलीशन के बारे में बात करते हैं। हमारी साइंस पहले मानती थी कि टाइम जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। टाइम इज़ एब्सोल्यूट, यानी कि आपके लिए जो समय होगा वही मेरे लिए समय होगा, यानी कि हाँ जी, आपके लिए जो समय होगा वही मेरे लिए समय होगा, और मेरे अलावा थर्ड पर्सन जो होगा, थर्ड फोर्थ जितने भी होंगे सभी के लिए सेम ही समय होगा, यानी कि सभी के लिए एक समान समय चलेगा। लेकिन हमारी वेदास के दौरान, वेदास के अंदर यानी हमारी गीता जी के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी ये लिखा गया है अबाउट टाइम डायलेशन। इसमें मेनली हमें ये बताया गया कि एज अ स्टोरी, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, इन्होंने कहा है कि एक दिन ब्रह्मा का हमारे यहाँ 1000 युग के बराबर होता है। वन डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ईयर्स एंड वन नाइट ऑफ ब्रह्मा इज ऑल्सो 4.32 बिलियन ईयर्स। सो टोटल डे एंड नाइट कितने हो गए? 8.64 बिलियन ईयर्स, विच मीन्स वन ईयर ऑफ ब्रह्मा इज नियरली 3.1 ट्रिलियन ईयर्स। और अकॉर्डिंग टू देम, अवर वेदास के अनुसार यूनिवर्स की एज कुछ 155 ट्रिलियन ईयर्स, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ वेरी वेरी ऑफ टू करंट इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस। विच इज साइंस क्या कहती है 13.8 बिलियन ईयर्स है यूनिवर्स की एज। लेकिन यहाँ पर वेदास थोड़े से गलत हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो ना, इतनी बड़ी चीज़ 155 ट्रिलियन ईयर्स, इतनी बड़ी नॉलेज रखते थे हमारे वेदास के अंदर जो जिन्होंने लिखे, और खासकर बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया। विच मीन्स वेदास इज नॉट एबल टू से ट्रू अबाउट एज ऑफ यूनिवर्स, बट इन एंशियंट टाइम थिंक अबाउट यूनिवर्स इज माइंड ब्लोइंग। या कि आप वेदास नहीं बता पाए लेकिन यूनिवर्स की एज को, लेकिन यूनिवर्स के बारे में ही, यूनिवर्स के बारे में जानना, सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी उस समय में। और कई पीपल्स ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ग्रेविटी भी वेदास के द्वारा डिस्कवर की थी। कई आर्टिकल्स जो है ये प्रोपोगेट करते हैं। हमारे जो एंशिएंट पीपल्स थे उन्होंने ग्रेविटी के बारे में नहीं बताया। मैं वेदास में भी अगर देखा जाए तो ग्रेविटी का कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि हमारी जो पृथ्वी है वो स्टडी क्यों है, यानी कि वहाँ पर किस तरीके से वो घूम रही है। उनको एक फोर्स के बारे में ज़रूर पता था, उन्होंने ग्रेविटी के बारे में नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कुछ ना कुछ तो एक बल है, एक फोर्स है जो कि उसको हेल्प कर रहा है घूमने के लिए, और यही चीज़ हमारे वेदास में लिखी गई है। और स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आती है कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, अराउंड 1.5% ऑफ की वैल्यू हमारे वेदास ने बताई है। लेकिन ये चीज़ भी बता पाना बहुत बड़ी बात है हमारे वेदास के लिए, क्योंकि आप सोच लो उस टाइम, एंशिएंट टाइम पे इंडिया में बेसिकली क्या होता था? कुछ भी नहीं, वेदास ही पढ़ते थे, वेदास ही लिखते थे, मेडिटेशन करते थे बहुत ज़्यादा। हाउ दे गेट नॉलेज? मुझे भी नहीं पता कहाँ से मिली इनको ये नॉलेज। बेसिकली महर्षि सिंचरिया ये एक ऋषि थे जिन्होंने बताया था कि सन की जो लाइट है वो ट्रैवल करती है किस स्पीड से। इन्होंने कहा था आई बो टू द सन हु ट्रैवल 2202 योजनाज इन हाफ ऑफ निमेशा। निमेशा इज अ बेसिकली यूनिट ऑफ अ टाइम विच इज अ नियरली 0.2 सेकेंड, हाफ ऑफ निमेशा इज अ 0.1 सेकेंड, और वन योजना इज इक्वल टू 8000 इंटू 6 फीट विच इज 48,000 फीट। वन योजना इज इक्वल टू 9.9 माइल्स। ओके, एंड 2202 योजना कितने के इक्वल हो जाएंगे? 9 इंटू 9 इंटू 2202 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। और यहाँ पर एक असंभव, मतलब सोचने वाली बात है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं देन इसको किलोमीटर्स में ट्रांसफर करते, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, वी गॉट स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ नियरली इक्वल टू करंट स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स महर्षि सिंचरिया इज एबल, उन्होंने सही स्पीड ऑफ लाइट को भी डिस्कवर किया था। एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट मेडिटेशन। ध्यान is an ancient practice aimed at achieving mental clarity, emotional calmness, and spiritual awakening. It has been an essential part of various Hinduism, Buddhism, Jainism. ध्यान हमारे एंशियंट टाइम्स में बहुत पहले से चलता आ रहा है, चाहे वो हिंदुइज्म में देख लें, जैनिज्म में देख लें, बुद्धिज्म में देख लें।
हमने बुद्ध जी के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने मेडिटेशन के द्वारा अपनी नॉलेज को प्राप्त किया था और बहुत से अच्छे काम किए थे। और बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने मेडिटेशन के द्वारा बहुत सी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाया है। इसका जीते जाते एग्जाम्पल है हमारे सदगुरु जी, करंट ईशा फाउंडेशन के जो वो है मेन फाउंडर है जो, दैट इज़ सदगुरु जी। आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो इनके बारे में। ये इतने अच्छे मेडिटेटिव टीचर हैं, इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी आई थिंक मेडिटेशन के बारे में। ये बहुत पहले से मेडिटेशन करते आ रहे हैं। उससे पहले हमारे आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। आई थिंक सभी इनको जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जी को, तो क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है कि अगर आप 12 साल तक प्योर मेडिटेशन करते हो, प्योर ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आप बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओगे। आपको स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूँगा जो कि बहुत अच्छी, मैंने देखी, खुद पर्सनल रिकमेंड करता हूँ आपको, जाके देखें। और मतलब उनकी बायोग्राफी आप पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज देता है वो। उन्होंने बताया किस तरीके से आप मेडिटेशन से बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हो, और ये आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल करने में मदद करता है। और इन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया जो कि आज हमारी रिकॉर्ड्स में भी हैं, और फिर भी आज के समय में भारतीय लोगों का सम्मान इतना नहीं किया जाता अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें। फिर लेकिन यहाँ पे भारतीय लोगों की भी गलती है। वो लोग सोचते हैं कि हमारा जो इंडियन के जो साइड, इंडिया के जो इसरो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है नासा से। वो सबसे गलत बात है आपका। इसरो एक ऐसा 1975 में अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर बनाया तो इंडिया ने भी चाहा कि सुपर कंप्यूटर उनसे खरीद ले। तो अमेरिका ने कहा कि हाँ हम दे देंगे आपको, लेकिन आपको देने पड़ेंगे हमें 1600 करोड़ रुपए। अब इंडिया ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो फिर इसरो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा दिया कि नहीं, हम इतने रुपये नहीं देंगे। तो सरकार ने, इंडियन साइंटिस्ट ने सरकार को कहा, इसरो को कहा कि आप कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने बजट मांगा अराउंड 40 करोड़ रुपए। विद इन अ फ्यू मंथ्स उन्होंने सुपर कंप्यूटर तैयार कर दिया, विच इज़ अ परम इज़ अ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर फॉर इंडिया, जो कि बेसिकली किसके नाम पर है, देवी देवता के नाम पर है। ये सुपर कंप्यूटर्स क्या करते हैं मेनली, इनकी जो आज के टाइम में करंट जो नेटवर्क स्पीड है ना, उसके 100 टाइम्स ऑफ नेटवर्क स्पीड है। इतनी स्पीड कैलकुलेशन करते हैं, नेटवर्क स्पीड, कैलकुलेटिंग स्पीड, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इनके द्वारा की जाती है। आज की वीडियो में यही इतना ही था। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ अपने आप में बेटर बनने के लिए। थैंक यू।